सो हाय फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल मैंने एक बनाया है जिसका नाम है डिप्लोमेट फ्रॉम होम। सो इस पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसे रिकॉर्ड करके डालूँ और पढ़ूँ भी ऐसा कि जो अगर मेरे छोटे भाई मेरे अगल बगल बैठे हुए हो तो उन्हें मेरी चीज़ें, मेरी बातें सुनाई दी, समझ में आए। अगर वो इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रहे हैं मेरे से, तो अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम इस लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर, और अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ये तो हमें याद रखना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूबल बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होंगे, पर हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये सब जो टॉपिक है ना, यूपीएससी इलेक्शन कमीशन से जो पूछता है, प्रीलिम्स में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फाइनेंस कमीशन से मिलेंगे, एससी एसटी से भी मिलेंगे, और ये तीनों के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं। पर अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करो तो ये सब के भी सवाल पूछते हैं टेस्ट सीरीज में। जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज होती है, बाजीराव एंड रवि की, फिर खान स्टडी ग्रुप की जो टेस्ट सीरीज होती है, ये सब की टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन को रिवाइज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ठीक। इलेक्शन कमीशन को हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो क्यों हो रहा है ऐसा ये। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन को अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं बहुत जल्दी से रिवाइज कराने वाला हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग में टाइम ले रहा हूँ मैं कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, पावर एंड फंक्शंस है, इंडिपेंडेंस है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी कैसे काम करती है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, और फिर कंपोजिशन है, ठीक ना। तो देखो हमारे नोट्स में, मेरे नोट्स में मैंने क्या क्या लिख रखा है। तो इलेक्शन कमीशन है, अब इसके मैंने नीचे लिख रखा है कि इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, समझे। और ये आर्टिकल 34, जो कि आर्टिकल 34 ये कहता है हमारा कि हाउस, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन काम करेगा, ठीक ना। और जो इलेक्शन कमीशन है वो परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पे होते हैं, और अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, और इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट फिक्स भी करते हैं नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, और इन्हें अपॉइंट भी करते हैं, फिक्स भी करते हैं। और कंडीशन ऑफ ऑफिस और इनकी जो टेन्योर होती है ऑफिस की, वो कौन डिसाइड करता है, वो टेन्योर और कंडीशन ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और सैलरी इसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन हो, दोनों की सैलरी इक्वल रहती है, और दोनों की सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, समझे। और ये ऑफिस को होल्ड करती है 6 ईयर से लेकर 65 ईयर तक, और ये किसी भी समय रिजाइन कर सकती है, या इन्हें इनके टर्म से, इनके इनके कार्यकाल जो भी इनके टर्म्स खत्म होने से पहले, यानी कि ये रिटायर होने से पहले भी इन्हें ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। और इन्हें इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, ठीक ना। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन्हें दिया जाता है। ये सिर्फ उसी ग्राउंड पे रिमूव हो सकते हैं जिस ग्राउंड में एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जा सकता है, और इसे कौन रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साथ, इन प्रेसिडेंट अकेले तो नहीं करते, यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ दोनों हाउस रहती है, दोनों हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से वोट पास करना रहता है ये इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए, तब जाकर के ये रिमूव होते हैं। और ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ये ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। और इनकी जो इलेक्शन, देखो, सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनकी जो सर्विस कंडीशन होती है, इस पे इसको वेरी नहीं किया जा सकता, इसे हटाया या तो फिर इसे कहीं और, कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो इनकी, इनसे रिलेटेड जो भी डिसएडवांटेजेस निकलेगी ना, इनके बिहेवियर से हो सकता है, एक अपना रवैया रहता है जिसे आप, मतलब आपको बर्दाश्त करना होगा, आप उसे निकाल तो नहीं सकते काम से। तो ऐसा कहने का है, कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो सर्विस कंडीशन दिया था, और ये कौन डिसाइड करता है, ये भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक ना। अब इलेक्शन कमिश्नर हो या रीजनल कमिश्नर का कमिश्नर हो,
रिमूव ओनली इसे। अब देखो इलेक्शन कमीशन, देखो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर इलेक्शन कमीशन, या तो फिर रीजनल कमीशन। इसे तभी निकाला जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, और पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, टर्म क्या हो गया। फिर रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी, हाँ जो रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन है उन्हें फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं देते सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है, समझे। अब इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, इनकी भी कुछ टेन्योर रहती है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर का देखें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट में एक आ जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो अब देखो मैंने ये सब चीज़ आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक ना। मैंने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा था, जो भी पहले से मैंने नोट्स बनाया था, वो मैंने रख दिया। अब इस पे आपको ये सब चीज़ें तो मैंने बता दी, आपको ये सब चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद है तो ये सब आपके लिए बहुत आसान है। अब मैंने बोला परमानेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, आर्टिकल 324 इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का या तो स्टेट का प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराती है। एक ऑल इंडिया बॉडी है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। फिर आर्टिकल 34, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 34, with regard to composition of election commission, तो election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioner if any as the president may time to time fix। मतलब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि कितना इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखना, या सिंगल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ केसेस भी आए, 3-4 केसेस भी आए वो, पर उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। और जो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और एनी अदर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। हाँ, और अगर किसी अदर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी अदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है, तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं उसके चेयरमैन रहते हैं। तो ये सब चीज़ हमारा कंपोजिशन कहाँ बताया जा रहा है, ये सब कंपोजिशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जा रहा है, ठीक ना। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन एंड सच रीजनल कमीशन एज मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। तो प्रेसिडेंट रीजनल कमीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर उन्हें लगा ऐसा तो, कि आप असिस्ट करिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और कंडीशन और सर्विस टेन्योर तो देखा हमने, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाती है। और ये वो यहाँ पर क्या है, यहाँ वोटिंग एज को रिड्यूस कब, कौन से मतलब किस ईयर में किया था। 1989 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड टू मोर इलेक्शन कमीशन टू कोप विद इंक्रीज वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग दी। अच्छा, जब वोटिंग एज को डिक्रीज किया गया था ना 69 अमेंडमेंट एक्ट से, शायद में भी उस वक्त फिर क्या हुआ था, जब 18 साल के, तो यहाँ पर लोड बढ़ गया था, तो इसके चलते हमने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। तो ये सब हमने देख रखा है। अब इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो क्या, ये आर्टिकल 334 यही। अब हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना, एक ही चीज जब पढ़ना है तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खोल के पढ़ते हैं। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन खोल देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और फिर अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खोला तो ये कुछ बचती नहीं है बात है, समझे। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे ना, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि शो ऑफ के लिए, ऐसा कि ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप फंडामेंटल राइट्स हो गए, या तो फिर जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर हो गए ना, 10-11 चैप्टर, वो तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन खुलना का मतलब उसी से क्वेश्चन आते हैं यार, 1 से 10 चैप्टर तक ही क्वेश्चन मतलब आते हैं, अच्छे खासे यूपीएससी क्वेश्चन उससे पूछता है, समझे। अब
अब यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, आर्टिकल 323B। तो यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, देखो इससे पहले ये ट्राइब्यूनल का मैटर है, तो हमें ये पकड़ कर रखना है कि आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 323 है, 323A, सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है ट्राइब्यूनल्स के बारे में। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट। तो इस पे ट्राइब्यूनल्स के बारे दी हुई है। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन। अब आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में क्या है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। लेजिस्लेचर बोला है, काउंसिल इसने नहीं बोला है, ठीक ना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट held under this constitution shall be vested in commission refer to in this constitution as the election commission। तो सेम चीज एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ था, पर देखो वहां पर लिखने का तरीका कैसा रह जाता है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉइंट 2 में क्या है, क्लॉज 2 में इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक ना। अब 3 में क्या, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड, हाँ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके चेयरमैन हो जाएंगे। बिफोर इच जनरल इलेक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी जनरल इलेक्शन से पहले हाउस, जो हाउस ऑफ द पीपल रहती है और लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है हर एक स्टेट की, before the first general election, thereafter before each biennial election to the legislative council of each state. Having such council, the president may also appoint after consultation with election commission such regional commission as may he consider necessary to assist election commission in the performance of the functions confirmed on the commission by clause 1। अच्छा, देखो यहाँ पर अब यूटी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर दिया है। अभी मैंने क्या बोला, काउंसिल की नहीं कराती, पर यहाँ पर ये काउंसिल की भी बात कर दिया है। अब प्रेसिडेंट, इसे भी चीफ इलेक्शन कमीशन संभालता है, और प्रेसिडेंट किसी चीफ इलेक्शन कमीशन को से कंसल्ट करने के बाद किसी रीजनल कमीशन को वहां पर अपॉइंट करते कि वो असिस्ट कर सके इलेक्शन कमीशन को उनके परफॉर्मेंस में। देखा क्या मिल गया, क्या मिल गया, देखा, ओके।
सही बात है। मेरा अपना अकाउंट में बैठ जा रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चला। अब फिफ्थ में क्या आता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड tenure of office of the election commission and regional commission shall be such as president may by rule determine। तो जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जिस भी प्रोविजन में, इलेक्शन कमीशन के किसी भी प्रोविजन में अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और जो कंडीशन और टेन्योर रहेगा इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर का, उसे प्रेसिडेंट उसकी उससे बनाने का रूल या शैल बी सच, वो ऐसा होगा जिसे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगी कि कैसा होना चाहिए। अब क्या यहाँ पर बता रहा नीचे, प्रोवाइडेड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर ऑन द लाइक ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सब तो हमने देख रखा, तो ये होना चाहिए। क्या बता, जो भी पार्लियामेंट अगर रूल डिटरमाइन करेगी वो प्रेसिडेंट के, वो प्रेसिडेंट की जो कंसर्न रहेगी उसे लेकर के ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रखा है कैसे हटाना, प्रोवाइडेड फर्दर एनी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ शैल बी नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट। अच्छा, ये भी हमने देख रखा है, द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट शैल when so requested by election commission make available to, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी इलेक्शन कमीशन को कि मेक अवेलेबल टू इलेक्शन कमीशन और टू द रीजनल कमीशन सच स्टाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस कन्फर्म ऑन इलेक्शन कमीशन बाय क्लॉज 1। तो जब इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करेगी और मेंबर्स के लिए, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट में अपॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या लिखा हुआ, नो पर्सन टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in special या तो फिर electoral rolls on grounds of religion, race, caste और sex। तो कोई भी पर्सन ऐसा इनएलिजिबल नहीं रहेगा जो क्लेम करेगा कि इंक्लूडेड इन स्पेशल, ठीक ना। अब प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट, ये हमने देखा, there shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to the either house of parliament or to the house of either house of legislature of state। सो प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये आर्टिकल 325 में क्या लिखा हुआ है कि देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इलेक्शन टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ or to the house or either house of legislature of state। no person shall be ineligible for inclusion in, जो हमने यहाँ पढ़ा,
तो जो भी इलेक्टोरल रोल की कैटेगरी होगी ना पर्सन को इंक्लूड करने के लिए, तो एक ही वो ऐसा रहेगा, वन जनरल इलेक्टोरल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर, किसी भी इलेक्शन हो उस पर एक ही मतलब जो सिटीजन की एलिजिबिलिटी या तो फिर इनकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी किसी इस मतलब रिलीजन रेस कास्ट सेक्स से किसी को ऐसा नहीं है कि इलेक्शन पे खड़ा होने नहीं मिलेगा या तो फिर उन्हें वोट देने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब हो गया जिनकी 18 ईयर्स एज है, दैट इज वो वोट कर सकते हैं। दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और जो 18 वर्ष से कम नहीं है, such that as may be fixed in that behalf by or under any law made by appropriate legislature and is not otherwise disqualify under this constitution। तो जब तक ये है तब तक ठीक है, या तो फिर अगर कोई अदर लॉ मतलब स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनाती है तब तक वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई नहीं है। और या तो फिर इस बेसिस पे भी लॉ बना सकती है कि इन्हें वोट देना है कि नहीं देना है, वो लेजिस्लेचर किन पे बनाएगी? नॉन रेसिडेंस, अनसाउंड माइंड, क्राइम, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस, इस बेसिस पे भी वो मतलब क्राइटेरिया बना सकती है। अब यहाँ पर है आर्टिकल 327 में बता रहा सब्जेक्ट टू दी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट की क्या पावर है कि जो इलेक्शन जो होते हैं, जो भी प्रोविजन है इलेक्शन के किससे रिलेटेड, लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी इलेक्शन के प्रोविजन है पार्लियामेंट उसे उस पर लॉ बना सकती है। समझा? आप सब समझ गए? तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम by make provision with respect to all matter relating to or in connection with election to the either house the parliament, राज्यसभा लोकसभा दोनों, या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, डिलिमिटेशन जो होता है उसके ऊपर लॉ बना रही है, ऑल एंड ऑल अदर मैटर नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच हाउसेस और हाउसेस। तो इसके ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कौन पार्लियामेंट बना सकती है? प्रेसिडेंट नहीं। अब ये बताओ क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करने के लिए क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? अ पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू दी सच लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, और सेम चीज इन्होंने मतलब 327 को 328 में कॉपी कर दो, बस स्टेट के बारे में बात कर दो, हो गया। बस हाँ, यहाँ पर आइदर हाउस का मतलब है काउंसिल और लेजिस्लेचर। अब 329 आर्टिकल में क्या कहता है? नॉर्थ विट पहले यहाँ पढ़ते हैं, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। तो यहाँ पर कोर्ट्स जो भी कोर्ट्स होती है, लोअर कोर्ट्स से लेकर हायर कोर्ट तक, वो इंटरफेयर कर सकती है। The validity of any law relating to the delimitation of constituency or the allotment of seat to such constituency made or purporting to be made under Article 327 और Article 328 shall not be called in question in any count। तो जो भी पार्लियामेंट, देखो 327 328 ये पार्लियामेंट के लिए है और एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, दोनों जो चाहे जैसा भी लॉ बनाए उसे कोर्ट में क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा। No election to the either house of parliament or to the house of either house of legislature of state shall be called in questions except by election petition presented to such authority। देखो तब तक कोई भी कोर्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जब तक किसी इलेक्शन पिटीशन किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंट ना किया गया हो कोर्ट पे, तब तक नहीं क्वेश्चंस उठा सकते जो भी लॉ बनाई है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के प्रोविजंस को लेकर के। may be provided and in such manner as may be provided for by or under any law made by appropriate legislature। समझे? आर्टिकल 329 ए क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। समझे? तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन क्या है? पार्लियामेंट में जो भी इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के, उनका स्पेशल प्रोविजन ये है, ये रिप बाई कॉन्स्टिट्यूशन 44
44th अमेंडमेंट एक्ट 1970। अच्छा, यहाँ पर जो भी स्पेशल प्रोविजन है 329 में ए में ये बता रहा है कि हम 44th अमेंडमेंट एक्ट पे ये चीज बातें की गई है। हम 44th अमेंडमेंट देखेंगे। अब यहाँ 330 में क्या कर रहा है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो ये अब ये अलग से हम देखेंगे। वहां तक था इलेक्शन कमीशन का 329 ए तक का। 44th अमेंडमेंट एक्ट हमें देखना है, याद रखना। हमने इसकी कितने आर्टिकल थे, 324 से लेकर के पार्ट 5, 324 से लेकर के 329 ए तक। अब देखो, हमने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक ना। अब हम पावर फंक्शन के ऊपर देख लेते। तो ये इसमें हमने पहला पहला जो पैरा ये हमने देख रखा है कि इलेक्शन कमीशन किसकी किसकी इलेक्शन कराती है। अब ये क्या है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशल। ओके, तो या टेरिटोरियल एरिया डिटरमाइन करना हो किसी भी एरिया का, electoral to determine the territorial area of electoral constituency throughout the country on the basis of delimitation commission act 4 यहाँ क्या कह रहा है, पार्लियामेंट हैज मेड द delimitation commission act in 19, हाँ पार्लियामेंट बनाती है इसके ऊपर लॉ, समझे। तो जाकर के हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकता है। कौन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन का ये पावर है कि तब जाकर डिटरमाइन कर सकता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को। किस बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी ये प्रिपेयर करके देगा, पार्लियामेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, फिर ये रिपोर्ट बना के देगा। टू प्रिपेयर एंड periodically revise electoral rolls and to register all eligible voter। तो ये क्या करता है, रिवाइज मतलब रिफ्रेश करता है जो भी पहले से रजिस्टर है और किनकी डेथ हो गई है क्या, तो ऐसा डाटा उनके पास रहता है। और जो भी एलिजिबल वोटर, फिर 18 साल के बच्चे अगर 18 साल का हो जाते हैं तो उन्हें रजिस्टर भी करता है, इनका काम है। और ये नोटिफाई करते हैं डेट कि इलेक्शन की शेड्यूल को, और उनकी जो नॉमिनेशन पेपर है उन्हें ये स्क्रूटनाइज करता है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें इलेक्शन सिंबल देता है ये। टू एक्ट, ये इलेक्शन डिस्प्यूट को भी ये सेटल करता है, ठीक ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज या तो फिर देखो पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और फिर सिंबल को देने में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है उसकी डिस्प्यूट कौन सेटल करता है, इलेक्शन कमीशन। और ये किसी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट को भी डिटरमाइन करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। और ये रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑन रेडियो। और ये प्रिपेयर भी करते हैं कि क्या उन्हें रेडियो या टेलीविजन में किस तरह की पब्लिसिटी पॉलिसी को दिखाना चाहिए। और ये एडवाइस करते प्रेसिडेंट को किस मैटर पे, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। और गवर्नर से ये डिस्कस करते हैं सेम चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और ये पोल को जो पोलिंग उन्हें वो कैंसिल भी कर सकते हैं कब, जब रैगिंग हो, बूथ कैप्चरिंग हो, वायलेंस हो या इरेगुलरिटी हो। और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कि उन्हें कुछ स्टाफ की ज़रूरत है, मुझे कुछ स्टाफ दीजिए। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टाफ को अपॉइंट करते हैं टू सुपरवाइज द मैशनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए करवाते हैं। और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड, इलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाने के बाद क्या सिचुएशन है ये उस बारे में बताता है। और ये रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को किस किस इलेक्शन पर्पस के लिए, और ग्रांट करते हैं उन्हें स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, ये करते हैं। ये भी इनका भी यही काम है। तो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है डिप्टी इलेक्शन, जैसा हमने देखा है, हमने जो जब रिवाइज किया था हमने सब देख रखा है। अब विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल, ये 3 चीज़ पे इलेक्शन कमीशन काम करता है। और विजन क्या है, इलेक्शन कमीशन का विजन है कि वो एक एक्सीलेंस, अपना एक्सीलेंस चाहते हैं, क्या इन्हांस करके एक्टिव इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, डीपनिंग एंड स्ट्रेचिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो ये चीज़ करना चाहता है इलेक्शन मिशन। क्या है मिशन, है इसका मेंटेन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेंटेन करके रखना है इंडिपेंडेंस, इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी इंटीग्रिटी, इनकी ऑटोनॉमी,
इंश्योर करना इसकी एसेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर, अडॉप्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कि हम डेमोक्रेसी कंट्रीज में अपना ट्रस्ट जीत सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज इट सेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए काम करना, टू अपहोल्ड द वैल्यू इंसला, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वैल्यूज इंसलिंग गया है उनके ऊपर उनको लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पर अब देखो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत म्यूनसिपैलिटी 61 61st अमेंडमेंट ये बात करता है शायद 21 से 18 एज कर दिया गया था। तो ये सब हमने देखा। पर 44th अमेंडमेंट एक्ट आप देख लेना, यहाँ पर हमने इलेक्शन कमीशन को फिनिश किया। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अब आप जरूर कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा, समझे, क्योंकि मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत है जो मतलब आपसे ऐसा मतलब बना रहा है फ्लो पे, और हम वो ही अच्छा है। थैंक यू।